देखिए, मैं 18 साल की हो गई हूँ। अब हमें कोर्ट मैरिज करने से कोई नहीं रोक सकता है। अब जल्दी से हम दोनों शादी कर पति पत्नी के रूप में रह सकते हैं। ये ज़रूरी भी हो गया है। रेखा ने रवि से कहा। हाँ बेबी, मैंने शादी से कब इनकार किया है। आज ही मैं कोर्ट में 30 दिनों का नोटिस दे देता हूँ। पर ज़रूरी भी हो गया है से क्या मतलब है तुम्हारा? रवि ने पूछा। अभी मैं श्योर नहीं हूँ, पर पीरियड मिस कर गई हूँ। इस बार आज स्टेज पर देखती हूँ। डोंट वेरी, अगले महीने हम कोर्ट मैरिज कर ही रहे हैं। रेखा 12वीं में पढ़ रही थी। उसी समय उसे अपने साइंस टीचर रवि से प्यार हो गया था। रेखा 10th के बाद आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में आ गई थी। रवि का पालन पोषण किसी अनाथालय में हुआ था। कुछ दिनों तक रेखा पीजी में रही थी, पर बाद में रवि के साथ रहने लगी। इस बात की सूचना रेखा की सहेली ने उसके माता पिता को कुछ दिन पहले दे दी थी, पर जब वे रेखा से मिलकर उसे समझाने आए तब वह बोली, मैं 18 साल की हो गई हूँ। मैं अपना भला बुरा सोच सकती हूँ और अपनी मर्जी से कानूनन शादी कर सकती हूँ। उसके पिता ने फिर समझाते हुए कहा, हाँ, कानून तुम्हें इसका अधिकार देता है, पर तुमने अभी दुनिया नहीं देखी है। एक ऐसे लड़के से प्यार करती हो जो ऑर्फन है। उसके खानदान, माँ बाप, जाति, धर्म, किसी चीज़ का पता नहीं है। रवि भी पास में खड़ा सब सुन रहा था। उसने रेखा से कहा, तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो। जो भी फैसला तुम करोगी मुझे स्वीकार होगा। तुम चाहो तो अपने माता पिता के साथ जा सकती हो। मेरी कोख में आपका बीज पल रहा है। अब ऐसे में जाने की बात मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। रेखा ने कहा। इतना सुनते ही रेखा के माता पिता दोनों आग बबूला हो उठे। उसके पिता ने कहा, अब तुम जैसी उल्टा और कलंकिनी को हम अपने घर ले जाने की बात सोच भी नहीं सकते। अब तुम जो चाहो करो, हमारे लिए तुम मर चुकी हो। उसके माता पिता दोनों चले गए। रेखा एक कोने में गुमसुम बैठी रो रही थी। रवि ने कहा, चिंता ना करो, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। और जब तुम्हारे माता पिता हमारे बच्चे को देखेंगे तो वे भी मान जाएंगे। नहीं, मैं अपने पापा को जानती हूँ। वे अब हमें या हमारे बच्चे को कभी नहीं स्वीकार करेंगे। कोई बात नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है। हम कहीं दूर दराज जाकर अपना नया आशियाना बनाएंगे। बोलकर रवि ने रेखा को गले से लगा लिया। 1 महीने बाद रवि और रेखा ने कोर्ट मैरिज कर ली। कुछ महीने के बाद रेखा ने राखी के दिन एक बच्ची की मां बनी। उसने अपनी बेटी का नाम राखी रखा। दोनों मियाँ बीवी अपनी बच्ची को बहुत प्यार करते। 1 साल के अंदर रवि ने सुदूर नॉर्थ ईस्ट के प्रांत में नौकरी ज्वाइन किया और सपरिवार वहीं रहने लगा। रेखा पढ़ने लिखने में अच्छी थी। उसे आगे पढ़ने की इच्छा थी। रवि ने भी उससे प्रोत्साहित किया और रेखा प्राइवेट पढ़ने लगी। रवि अपने कॉलेज की लाइब्रेरी से उसे पुस्तकें लाकर देता या ज़रूरत पड़ने पर खरीद कर भी देता। उसे अपने ही कॉलेज से रेखा को प्राइवेट परीक्षा देने की अनुमति मिल गई। दोनों मियाँ बीवी चाहते थे कि उनकी बेटी अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई करे। इसके लिए बेटी को दूसरे शहर में भेजना था। रेखा भी अगर नौकरी करने लगे तो आमदनी बढ़ेगी और बेटी की पढ़ाई में आसानी होगी। यही सोचकर उसने आगे पढ़ना बेहतर समझा। रेखा अपने परिवार की देखभाल के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दे रही थी। देखते देखते करीब
5 साल और गुजर गए। रेखा अब अपने पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रही थी। तभी अचानक उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा भूचाल आया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं किया था। एक दिन कॉलेज जाते समय रवि के स्कूटर को एक ट्रक ने टक्कर मारी। टक्कर इतना ज़बरदस्त था कि रवि ने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। रेखा को जब यह सूचना मिली तब उसका हाल बहुत बुरा था। वह बिल्कुल खामोश होकर पत्थर की मूर्ति के समान एक जगह बैठ गई, मानो उसे काटो तो भी खून नहीं निकलने वाला हो। इस दुखद घटना को सुनकर पड़ोस की कुछ महिलाएं भी वहां आई। उनके बहुत प्रयास करने के बाद रेखा की शुद्ध बुद्धि वापस आई। तब वह लगातार रोए जा रही थी। उसकी बेटी राखी उससे सटकर बहुत सहमी हुई बैठी थी और वह भी रो रही थी। खैर, जो होना था हुआ। होने को कोई रोक तो नहीं सकता था। रवि भी अंतिम क्रिया उसके दोस्तों और छात्रों ने मिलकर संपन्न किया। करीब 1 महीने बाद रेखा रवि के प्रिंसिपल से मिलने गई। प्रिंसिपल ने ही उसे बुलाया था। रवि के मित्रों और प्रिंसिपल को उसकी पारिवारिक स्थिति का पता था। प्रिंसिपल ने रेखा से कहा, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। आपके सामने अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है और साथ में बेटी का भविष्य भी आप ही के हाथ में है। अब आपको हिम्मत से काम लेकर सच्चाई का सामना करना होगा। रेखा सिर झुकाए चुपचाप सुन रही थी। प्रिंसिपल ने कहा, सुना है आप पीजी की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। रेखा ने धीरे से सिर हिलाकर हाँ कहा, संकेत दिया। प्रिंसिपल फिर बोले, अगले माह से ही परीक्षा है, इसलिए आप मन लगाकर तैयारी करें और परीक्षा दें। जब परीक्षा समाप्त हो जाए तब मुझसे मिलो। हम आपके लिए कॉलेज लाइब्रेरी में हम कोई जॉब दे सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी क्वालिफिकेशन और योग्यता के अनुसार बेहतर जॉब मिल जाएगा। फिर प्रिंसिपल ने उसे एक चेक देते हुए कहा, यह राशि कॉलेज की तरफ से आपके लिए है। कुछ दिनों में आप आकर प्रोविडेंस फंड का चेक ले सकती हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के ग्रुप इंश्योरेंस का चेक भी जल्द ही मिल जाएगा। हम आपको खबर भिजवा देंगे, तब आप आकर चेक ले लेंगी। रेखा जब जाने लगी तब प्रिंसिपल ने कहा, आपका घर तो दूर पड़ेगा। आप चाहें तो कॉलेज के स्टाफ क्वार्टर में एक 1 रूम का फ्लैट ले सकते हैं। नाम मात्र का रेंट लगेगा। जी, मैं यही कॉलेज कैंपस में ही रहना पसंद करूंगी, बोलकर रेखा चली गई। रेखा जी जान से परीक्षा की तैयारी में लग गई। साथ ही उसने बेटी का भी पूरा ख्याल रखा। राखी निकट के एक इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल में जाने लगी थी। रेखा शाम को 2-3 घंटे लाइब्रेरी में काम करती थी और साथ में वहीं कुछ पढ़ाई भी हो जाती। देखते देखते 6 महीने के अंदर रेखा को पीजी की डिग्री भी मिल गई। उसे प्रिंसिपल ने बुलाकर कहा, आपने बहुत मेहनत किया, जिसका पुरस्कार भी आपको मिला। मुझे आपकी सफलता सुनकर खुशी हुई। जैसा कि आप जानती होंगी, लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब के लिए पीएचडी ज़रूरी है। अगर आप आगे पढ़ना पसंद करोगी तब तो पीएचडी करना ज़रूरी है। वैसे आप लाइब्रेरी का जॉब कर सकती हैं। हाँ, एक और बात, लेक्चरर के पोस्ट के लिए एक एड हॉक वैकेंसी है। वह टेम्परेरी
है, सिर्फ 6 महीने के लिए। अगर आप चाहे तो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। हाँ, तब आपको कॉलेज में ज़्यादा टाइम देना होगा। आप सोचकर 1 सप्ताह के अंदर मुझे जवाब देंगी। थैंक्स, बहुत अच्छा सुझाव है आपका। आपने मुझे एक अवसर दिया है। देखती हूँ मैं कर पाऊँगी या नहीं, क्योंकि बिटिया भी मेरे साथ रहती है। फिर भी मैं 1 सप्ताह के अंदर आपको बता दूँगी। राखी उन्हें नमस्कार कर चली गई। अपने क्वार्टर में आकर सबसे पहले रेखा ने ठंडा पानी पिया और फिर आंखें मूंद कर कुर्सी पर बैठ गई। उसने मन ही मन ने कल्पना किया कि वह PhD कर कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई है। वह क्लास में लेक्चर दे रही है। उसका मासिक वेतन 7,000 है और ऊपर से और जल्द ही 7th पे कमीशन लागू होने जा रहा है। तब उसका वेतन कम से कम 1.25 लाख हो जाएगा। अभी इन्हीं रंगीन सपनों में खोई थी कि उसकी बेटी भी स्कूल से वापस आई। तब अचानक उसका सपना टूट गया, पर दिमाग में अभी भी वही बातें घूम रही थी। उसका सिर भारी लग रहा था। तभी माहरी भी आई। माहरी ही अक्सर खाना भी बनाया करती थी। रेखा ने कहा, तुम जल्दी से राखी को खाने को दो और मेरे लिए चाय बना लाओ। हाँ, तुम अपने लिए भी बना लेना। माहरी कुछ देर में चाय लेकर आई और रेखा को दिया और पूछा, क्या बात है दीदी, आज बहुत गुमसुम है? कुछ नहीं, तुम भी अपनी चाय लेकर यहीं आ जाओ। माहरी एक गिलास में अपनी चाय लेकर आई और रेखा की बगल में ज़मीन पर बैठते हुए बोली, क्या बात है दीदी, तबीयत ठीक है ना? रेखा ने सिर हिलाकर सहमति व्यक्त किया। फिर आप रोज़ की तरह मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हैं? मुझे एक चिंता सता रही है। मुझे फुल टाइम नौकरी करनी पड़ी, तब घर कैसे मैनेज करूँगी? मैं हूँ ना दी, मैं बेबी की देखभाल करती रहूँगी। पर अभी तो आपको नई नौकरी मिली नहीं है, तब अभी से क्यों चिंता कर रही हैं? जब समय आएगा तो भगवान रास्ता भी दिखाएंगे। पहली बार तुमने समझदारी वाली बात कही है। मैं भी न जाने कहाँ खो गई थी। इस बात पर दोनों हंसने लगी। रेखा के मन में हमेशा PhD और नौकरी वाली बात घूम रही थी। प्रिंसिपल ने जब से उसे ऐसा कहा, उसके मन में महत्वाकांक्षा जागृत हो उठी थी, पर इसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी होगी और अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई तब वह बेटी को पूरा समय नहीं दे पाएगी। माहरी और आया के भरोसे राखी को छोड़ना भी उसे गवारा नहीं था। इस तरह बेटी की अच्छी पढ़ाई और ऑल राउंडर डेवलपमेंट मुश्किल था। इसी उधेड़बुन में 4 दिन बीत गए और 3 दिनों के अंदर उसे प्रिंसिपल को जवाब भी देना था। वह अभी तक फैसला नहीं कर पा रही थी। उसी दिन शाम को अचानक रेखा के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने एक आदमी हाथ जोड़े खड़ा था। रेखा को वह आदमी जाना पहचाना लगा। तब उसे याद आया कि रवि की दुर्घटना के समय 2-3 बार वह अन्य लोगों के साथ आया था। उस आदमी ने कहा, मैं प्रोफेसर शर्मा, उमाकांत शर्मा हूँ। रेखा ने बरामदे में रखी कुर्सी की ओर इशारा कर कहा, नमस्कार, प्लीज़ 2 मिनट बैठिए, मैं अभी आई। दरअसल वह किसी मर्द को अंदर नहीं ले जाना चाहती थी। उसने माहरी से कहा, 2 कप चाय लेकर बाहर आना। इतना बोलकर वह प्रोफेसर के सामने कुर्सी पर बैठते हुए बोली, बोलिए।
कैसे आना हुआ। माहरी जल्द ही चाय लेकर आई। एक छोटे टेबल पर 2 कप चाय और एक प्लेट में कुछ बिस्कुट रखकर वह चली गई। रेखा ने कहा, सर चाय ले, मुझे प्रिंसिपल ने कहा है कि मेरे ही डिपार्टमेंट में एड हॉक वैकेंसी के लिए शायद आप इंटरेस्ट हैं। जी सर, प्रिंसिपल साहब ने कहा, ज़रूर है, पर मैं अभी तक फैसला नहीं कर सकी हूँ। क्यों? एक सुनहरा अवसर आपके द्वार पर खड़ा है और आप उसे आने नहीं दे रही हैं। दरअसल बिटिया की जिम्मेदारी भी मुझ पर है, मैं उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती हूँ। बिटिया को नज़रअंदाज करने की बात कहाँ है? एक तो यह पोस्ट टेम्पररी है, कुछ ही महीने की बात है। आपको पढ़ाने का अनुभव होगा जो भविष्य में आपके काम आएगा। यस सर, आपका कहना सही है। जो भी हो 3 दिनों के अंदर मैं प्रिंसिपल साहब को बता दूंगी। ठीक है, मेरी समझ में यह ऑफ़र ठीक है। आप इस विषय पर सीरियसली विचार करें। अच्छा, अभी चलता हूँ जी, नमस्कार कहकर रेखा ने उन्हें विदा किया। 2 दिनों के बाद प्रोफेसर शर्मा फिर रेखा के घर आए। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, तब रेखा जी, आपने जॉब के बारे में क्या सोचा है? मैं अभी तक कंफ्यूज हूँ। यह है टेम्परेरी पोस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, और उसके बाद मेरा लाइब्रेरी वाला भी चला गया, तब क्या होगा? रेखा ने पूछा। वह जॉब आपका नहीं जाएगा, क्योंकि वह अनुशंसा के आधार पर आपको मिला है। पर फिर आप पीछे क्यों जाना चाहती है? आप पीएचडी करें और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ट्राई करें। वैसे आपको पीएचडी में स्टाइपेंड भी मिलेगा, जो अनुशंसा जॉब के वेतन से कम नहीं होगा। फिर तो मैं कोशिश करूंगी, कल प्रिंसिपल साहब से मिलकर बता दूंगी। शुभ कार्य में देर नहीं करते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक पेपर लेकर आया हूँ, उस पर आप साइन कर दें, मैं इसे प्रिंसिपल को दे दूँगा। बोलकर प्रोफेसर शर्मा ने एक पेपर रेखा को दिया और साथ में अपना पेन भी। रेखा ने एक नज़र उस पेपर पर दौड़ाया और नीचे में अपना साइन कर प्रोफेसर को दे दिया और कहा, थैंक्स सर, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। मेरे पास आपको शुक्रिया अदा करने के लिए शब्द नहीं है। शुक्रिया अदा करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। सॉरी सर, मैं बातों में भी रह गई और आपको चाय के लिए भी पूछना भूल गई। अभी 2 मिनट में मैं चाय लेकर आती हूँ, आप प्लीज़ बैठिए। नो थैंक्स, मुझे चलना होगा वरना प्रिंसिपल ऑफिस से निकल जाएंगे। ओके बाय। 1 सप्ताह के बाद रेखा को टेम्पररी ऑफ़र मिले। उसने सोचा, अब अगले सप्ताह से मुझे कॉलेज जाना होगा। पहले वह बेटी रेखा को ज़्यादा टाइम देती थी, क्योंकि लाइब्रेरी ड्यूटी अक्सर शाम की होती थी। फिलहाल उसने अपनी माहरी को बेटी को कुछ और टाइम देने के लिए राज़ी कर लिया और वह कॉलेज जाने लगी। अक्सर दफ्तर में जूनियर पर लोग ज़्यादा हुक्म चलाते हैं। रेखा को कुछ वैसा ही महसूस हो रहा था। सीनियर लोग अक्सर उसे कहते, ज़रा मेरा क्लास देख लेना, आज कुछ काम से नहीं रहूँगा। खैर रेखा किसी तरह मैनेज कर रही थी। इसी बीच एक दिन प्रोफेसर शर्मा रेखा के घर आए। रेखा ने कहा, मैं घर और कॉलेज के बीच बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ, परेशानी हो रही है। राखी दिन भर अकेली रहती है। माहरी बोलती है उसे भी अपना परिवार देखना होता है। मैं तुम्हें कुछ
बताना चाहता हूँ। प्रोफेसर पहली बार उसे तुम कह बैठे, फिर आगे कहा, माफ़ करना, तुम्हें तुम कह बैठा। तुम्हें बुरा लगा क्या? नो सर, आप वैसे भी मेरे सीनियर हैं और उम्र में भी बड़े हैं। मुझे तुम सुनकर अच्छा लगा। तुम में ज़्यादा अपनापन महसूस होता है। सही है, तब मेरी बात सुनो। तुम बेटी को बोर्डिंग स्कूल भेज सकती हो। राखी को बोर्डिंग में मेरा एकमात्र सहारा वही है। मैंने ऐसा सोचा भी नहीं है। शायद तुम नहीं जानती हो, मैं भी विधुर हूँ। मेरी भी एक ही बेटी है और उसे मैंने बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया है। उसकी पढ़ाई अच्छी हो रही है, साथ में उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट भी अच्छी तरह से हो रहा है। तुम अभी उससे मिलोगी तब खुद देख लेना। मैं जो कह रहा हूँ उस पर ध्यान देना। तुम्हारे और राखी दोनों के भविष्य के लिए ये अच्छा रहेगा। इस बारे में इतनी जल्दी मैं फैसला नहीं कर सकती हूँ। टेक योर टाइम। पर राखी को बोर्डिंग में भेजकर पीएचडी शुरू कर सकती हो। इतनी जल्दी थीसिस के लिए सब्जेक्ट और गाइड सब कहाँ से लाऊंगी? रेखा ने पूछा। प्रोफेसर शर्मा बोले, वह सब तुम मुझ पर छोड़ दो। अगर तुमको कोई इतराज़ नहीं हो तो मैं गाइड बनने के लिए तैयार हूँ। पर सर, आप मेरे लिए इतना सब क्यों करेंगे? सर कहना बंद करो। समझो, बस अपनापन के लिए सब कर रहा हूँ। जी, मैं कुछ समझी नहीं। समझ जाओगी, प्रोफेसर ने रेखा की पीठ थपथपाते हुए कहा। रवि के अतिरिक्त पहली बार किसी मर्द के स्पर्श से वह चौंक कर थोड़ा पीछे हट गई। अच्छा, मैं चलता हूँ। अपनी बेटी से मिलने में संडे को गुवाहाटी जा रहा हूँ। तुम चाहो तो साथ चल कर देख सकती हो। तब तुम्हें राखी के बारे में फैसला लेने में मदद मिलेगी। सोचकर मुझे बताना। जी सर, बेहतर है मुझे शर्मा जी कहो। कम से कम घर में, वैसे कॉलेज में भी कहने में कोई बुराई नहीं है। रेखा ने उत्तर नहीं दिया और प्रोफेसर वहाँ से निकल गए। 2 दिन बाद संडे को प्रोफेसर बिना पूर्व सूचना के रेखा के घर गए। वे अपनी मारुति अल्टो कार से आए थे। उन्होंने दरवाज़ा पर दस्तक दी। तब रेखा ने डोर खोलते ही पूछा, सर, आप अचानक कैसे आना हुआ? तुमने सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। बार बार मना किया। सर बार बार नहीं कहा करो। सॉरी, कोशिश करूँगी नहीं कहने को। तब तक राखी भी दौड़कर आई और बोली, नमस्ते अंकल। खुश रहो बेटी। फिर रेखा से कहा, तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। जी सर, सॉरी। जी बोलिए। मुफ्त का नहीं बोलूँगा। एक कप चाय तो पिलाओ कम से कम। रेखा ने माहरी को आवाज़ देकर चाय लाने को कहा। फिर प्रोफेसर ने कहा, जी बोलिए, क्या बात है? मैं बेटी से मिलने गुवाहाटी जा रहा हूँ। तुमसे कहा था ना कि चाहो तो तुम भी चलकर बोर्डिंग स्कूल देख लो। अचानक बिना तैयारी के कैसे? इसमें तैयारी किस बात की? मुझे देखो, मैं कौन सी तैयारी करके आया हूँ। बस अपनी गाड़ी बदल लो, वही काफ़ी है। 2 घंटे से भी कम का रास्ता है। शाम होने के पहले लौट आएंगे हम लोग। प्रोफेसर ने हम लोग कुछ इस अंदाज में कहा जैसे कि उनका रेखा पर उनका अधिकार हो। रेखा कुछ बोलती इसके पहले उसकी बेटी ने कहा, हाँ मम्मी, चलो ना, अंकल के साथ घूमकर आते हैं। तो मुझे
कहीं बाहर घूमने नहीं ले जाती हो? चलो बिटिया की खातिर अब तो मान जाओ। तब तक महरी चाय और कुछ स्नैकर लेकर आई। रेखा ने जल्दी से अपनी चाय ख़त्म की और कहा, ठीक है, मुझे 15 मिनट का समय दीजिए। रेखा अपनी बेटी के साथ अंदर चली गई। 20 मिनट बाद रेखा अपनी बेटी के साथ प्रोफेसर की कार में गुवाहाटी के लिए रवाना हुई। कार स्वयं प्रोफेसर चला रहे थे। रेखा बेटी के साथ पीछे बैठने जा रही थी। तब प्रोफेसर ने कहा, तुम आगे बैठ जाओ, राखी आराम से पीछे बैठेगी। मैं उससे टैबलेट दे रहा हूँ, वह गेम खेले या कार्टून खेले। क्यों बेटी, ठीक है? राखी तरफ मुड़ कर कहा। राखी ने खुशी खुशी कहा, यस अंकल, तुम्हारा फेवरेट कार्टून और गेम क्या है? अंकल, मुझे टॉम एंड जेरी और डोरेमोन कार्टून पसंद है और गेम में एंग्री बर्ड और 2048 गुड टैबलेट में कार्टून जो दोनों और एंग्री बर्ड गेम है। 2024 का नाम नहीं सुना था, आगे कहीं रुक कर डाउनलोड कर देंगे। इतना कहकर उन्होंने टैबलेट पीछे बैठी राखी को बढ़ा दिया। रास्ते में प्रोफेसर ने पूछा, राखी की उम्र क्या है? लगभग 11 ईयर्स। क्यों? रेखा ने जवाब दिया, नहीं, यूं ही, मेरी बेटी 14 साल की है। उसका नाम रिया है। अभी पिछले साल ही पत्नी की मृत्यु के बाद उसे बोर्डिंग में भेजा है। वैसे मेरी पत्नी भी कहती तो भी रिया को बोर्डिंग में भेजने का प्लान था, पर बोर्डिंग ही क्यों? क्योंकि हमारे शहर में एक भी अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है जहां से बच्चे हायर एजुकेशन के लिए कम्पीट कर सकें। रास्ते में एक स्टोर के सामने रेखा ने कार रोकने को कहा और उतरकर बोली, आप लोग बैठे रहे, मैं 2 मिनट में आई। इस बीच प्रोफेसर ने राखी से कहा, 1 मिनट के लिए टैबलेट मुझे दो, मैं तुम्हारा 2048 गेम डाउनलोड हूँ। फिर 2 मिनट में ही गेम डाउनलोड कर टैबलेट राखी को लौटा दिया। उधर रेखा ने स्टोर से एक चॉकलेट बॉक्स खरीद कर अपने बैग में रखा और एक चॉकलेट बार साथ में लेकर वापस आई। कार में बैठते हुए उसने बेटी को चॉकलेट दिया और प्रोफेसर से कहा, अब हम चल सकते हैं। कुछ इधर उधर की बातें करते करते 1.5 घंटे में वे गुवाहाटी के बोर्डिंग स्कूल के हॉस्टल गेट पर पहुँचे। वहाँ कार पार्क कर तीनों गेट पर सिक्योरिटी के पास गए। प्रोफेसर ने अपना परिचय देकर बेटी से मिलने के लिए विजिटिंग कार्ड दिखाया और उससे कहा, हम रिया से मिलने आए हैं। सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें लॉबी में सोफे पर बैठने को कहा और बोला, मैं रिया के रूम में इंटरकॉम पर मैसेज देता हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने गेट में इंटर करते ही उसे फ़ोन कर बता दिया था और उधर देखो, वह दौड़ी आ रही है। रिया की तरफ इशारा कर प्रोफेसर ने गार्ड से कहा। रिया के आते ही प्रोफेसर ने उसे गले से लगाया और प्यार किया। फिर उन्होंने कहा, रिया बेटी, इनसे मिलो, ये रेखा आंटी है और ये है इनकी बेटी राखी, इसे अपनी छोटी बहन समझो। रिया ने रेखा को नमस्ते आंटी कहा और राखी से हाथ मिलाकर हाय कहा। रेखा ने बैग से चॉकलेट बॉक्स निकालकर रिया को दिया। रिया ने कहा, थैंक्स आंटी। रिया, इन दोनों को अपना हॉस्टल दिखाओ, बाद में स्कूल भी देखेंगे। फिर उन्होंने रेखा से कहा, तुम लोग अंदर जा सकती हो, जिनसे को हो गार्ड हॉस्टल के अंदर जाना मना है। जब वह तीनों अंदर गए, प्रोफेसर सोफे पर बैठे पेपर पढ़ने लगे। कुछ देर बाद तीनों लौट कर आए। तब उन्होंने रेखा से पूछा, देख लिया ना,
कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। लड़कियों के लिए परफेक्ट है, तब राखी के लिए भी अच्छा रहेगा। इतनी जल्दी मैं ये फैसला नहीं ले सकती हूँ। कोई जल्दी नहीं, अभी तो न्यू सेशन शुरू होने में 2 महीने बाकी हैं। चलो अब तुम्हें स्कूल दिखाते हैं, प्रोफेसर ने कहा और अपनी बेटी से कहा, ओके बेटे, अभी चलते हैं, फिर वीकेंड में मिलते हैं। प्रोफेसर रेखा और राखी को स्कूल कैंपस के अंदर ले गए। स्कूल एंड अन्य सुविधाओं का भ्रमण कराया और पूछा, बोलो कैसा लगा ये स्कूल? अच्छा लगा, रेखा का संक्षिप्त उत्तर था। तब राखी बेटी, तुम यहाँ पढ़ना चाहोगी? जब राखी से प्रोफेसर ने पूछा, तब वह अपनी माँ की ओर देखने लगी और बोली, मम्मी जहाँ कहेंगी मैं वहीं पढ़ूंगी। कुछ देर बाद वह सभी कार से अपने शहर लौट रहे थे। रेखा चुपचाप बैठी कभी खिड़की से बाहर देख रही थी। बहुत देर तक कार में खामोशी पसरी थी। फिर प्रोफेसर ने खामोशी तोड़ते हुए रेखा से कहा, क्या बात है, तुम सीरियस लग रही हो? नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है तुम राखी को बोर्डिंग स्कूल में भेजने को लेकर सीरियस हो गई हो, है ना? हाँ, कुछ वैसा और कुछ अन्य कारण भी। अन्य कारण मैं समझा नहीं। अगर तुम चाहो तो मुझसे शेयर कर सकती हो। रेखा को चुप देख कर प्रोफेसर ने फिर कहा, मैंने ऐसे ही पूछ लिया है, तुम्हें कारण बताने की ज़रूरत नहीं है। यू नो, मैं बस यही सोच रही थी कि आज अगर राखी के पापा साथ होते तो ये फैसला हम तुरंत कर लेते। उनकी भी यही इच्छा थी। ओह ओके, फिलहाल इस पर विराम लगाओ, बाद में आराम से सोचकर फैसला करना। इसके बाद से प्रोफेसर का रेखा के यहाँ आना जाना अक्सर होने लगा। रेखा अपनी बेटी के साथ प्रोफेसर की कार से बोर्डिंग स्कूल जाती और उनकी बेटी से मिलती। राखी भी रिया से मिलकर खुश होती। एक दिन प्रोफेसर जब रेखा से मिलने आए तब उन्होंने देखा कि रेखा अपने स्वीय पति के फोटो के सामने दीप जलाकर हाथ जोड़े खड़ी थी। कुछ पल बाद रेखा को किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। तब उसने मुड़कर देखा। उसकी आंखें नम थीं। उसने आंचल से आंसू पोंछते हुए कहा, ओ आप कब आए? मैं बस अभी अभी आया। आज रवि की पुण्यतिथि है, मैं समझ गया था। रेखा की आंखें फिर छलक आई। प्रोफेसर ने आगे बढ़कर अपना रुमाल से उसकी आंखें पोंछी। रेखा ने उन्हें रोकने का उपक्रम भर दिया। फिर कहा, अभी अभी अतीत रोने को मजबूर कर देता है। तुम्हारा कहना सही है, अतीत को भूलना आसान भी नहीं है, पर ज़िंदगी में आगे बढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे साथ यह दुर्घटना बहुत ही कम उम्र में हुई है, फिर भी तुम्हारे साहस की दाद देता हूँ। तुमने भरसक आगे बढ़ने का उत्तम प्रयास किया है। अच्छा, इन बातों को छोड़िए, आप बैठें, मैं चाय लेकर आती हूँ। कुछ मिनट बाद चाय की एक घूंट पीकर प्रोफेसर ने कहा, मैंने तुम्हारी थीसिस का विषय चुना है। इस विषय पर कॉलेज की लाइब्रेरी में कुछ पुस्तकें उपलब्ध है और कुछ मेरी पर्सनल लाइब्रेरी में भी है। इतना बोलकर उन्होंने कुछ पेपर रेखा को दिया। इसके लिए यूनिवर्सिटी एक टेस्ट लेती है, बस एक औपचारिकता समझो। उसके बाद तुम ऑनलाइन पीएचडी के लिए एनरोल कर सकोगी। जी थैंक्स, पर क्या इतना सब मैं कर सकूंगी? वाई नॉट, शेयर यू कैन यू, और मैं हूँ ना, बस तुम्हें
पहला कदम आगे बढ़ाना है, मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। मैं प्रयास करूंगी। वैसे आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मैं तो बदले में कुछ नहीं कर सकती हूँ। बस तुम आगे बढ़ो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बोलकर प्रोफेसर ने उनकी पीठ थपथपाई और कहा, अच्छा अब चलता हूँ। 2 महीने बाद गर्मी की छुट्टियाँ होने वाली थी। इस बीच वीकेंड में रेखा और राखी प्रोफेसर के साथ गुवाहाटी के बोर्डिंग स्कूल जाते रहे। प्रोफेसर हर बार रेखा को बेटी के दाखिला के लिए हम प्रोत्साहित करते। आखिर रेखा इसके लिए तैयार हो गई और छुट्टियों के पहले उसने बेटी के दाखिला के लिए फॉर्म भर दिया। इधर साथ में रेखा ने टेस्ट लिया और क्वालिफाई भी किया। प्रोफेसर ने शाबाशी देते हुए अपने हाथ से मिठाई खिलाई तो रेखा ने बस बस अब और नहीं कहकर हंसते हुए उसका हाथ थाम लिया। फिर संकोचवश जल्दी से उसका हाथ छोड़ दिया। प्रोफेसर ने कहा, अब समय आ गया है पीएचडी के लिए, तुम ऑनलाइन एनरोल कर लो। बोलकर उन्होंने अपना लैपटॉप खोला और रेखा को अपने निकट बैठने को कहा। रेखा को लैपटॉप देते हुए कहा, लो फॉर्म भरो, अब यह काम भी आप ही कर लीजिए। ठीक है, तुम डिटेल्स बोलती जाओ, मैं फॉर्म भरते जाऊंगा। थोड़ी देर में फॉर्म पूरा कर उन्होंने रेखा को सबमिट बटन क्लिक करने को कहा। रेखा ने सबमिट किया। गर्मी की छुट्टी में प्रोफेसर रिया को अपने घर ले आए। रिया और राखी में अच्छी दोस्ती हो गई थी। ज़्यादातर प्रोफेसर रिया को छोड़ने के बहाने रेखा के घर आते और घंटों 2 घंटे वहीं गुजारते। कभी रेखा भी प्रोफेसर के यहाँ पुस्तक ढूंढने जाती तो राखी को साथ ले जाती। दोनों बच्चियां अलग कमरे में खेला करती या टीवी देखती और इस बीच रेखा और प्रोफेसर दोनों साथ रहते। दोनों अपने अपने सुख दुख शेयर करते। गर्मी की छुट्टियां समाप्त हुई तब रेखा प्रोफेसर के साथ बेटी के दाखिले के लिए गुवाहाटी गई। रिया भी साथ थी। लौटते समय रेखा की आंखें नम थी। प्रोफेसर के पूछने पर वह बोली, मैं पहली बार बेटी से अलग हो रही हूँ। न इसलिए प्रोफेसर ने उसके आंसू इस बार टिश्यू पेपर से पोंछे और कार को सरदार के ढाबे के सामने रोक कर कहा, चलो कुछ ठंडा लेते हैं। दोनों एक केबिन में बैठे। प्रोफेसर ने 2 लस्सी ऑर्डर किया। लस्सी पीने के बाद रेखा उन्हें देखकर हंसने लगी। पूछने पर उसने कहा, आपको सफ़ेद मूछें निकल आई है, इसी बहाने तुम्हें हंसते देख अच्छा लगा। और उन्होंने अपनी रुमाल से होठों को साफ कर कहा, अब मूछें सेव कर ली ना? अभी नहीं। और रेखा ने टेबल से नैपकिन लेकर बाकी सफाई कर कहा। रेखा का टेम्पररी टीचिंग समाप्त हो गया था और वह अपनी पढ़ाई में ज़्यादा समय बिताती। प्रोफेसर शर्मा उसे गाइड भी करते। दोनों का मिलना जुलना होता रहा। प्रोफेसर उसे लेकर गुवाहाटी जाते जहां दोनों अपनी अपनी बेटी से मिलते। एक दिन उन्होंने रेखा से कहा, अब हर वीकेंड जाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी थीसिस पर ध्यान दो। ऐसे में रेखा अकेलेपन से उदास हो जाती। प्रोफेसर आकर अपनी सहानुभूति जताते। इस बीच रेखा की महरी कुछ दिनों के लिए छुट्टी के लेकर अपने गांव गई। धीरे धीरे यही हमदर्दी दोनों में एक दूसरे के प्रति आकर्षक का कारण बन गई और वे काफ़ी करीब होने लगे। अब दोनों साथ साथ घूमते, कभी कभी मूवी भी देखने जाते। कुछ दिनों के बाद महरी छुट्टी से वापस आ गई। एक दिन सुबह सफाई करते समय रेखा के कमरे से सिगरेट का एक टुकड़ा मिला।
उसके मन में कुछ संदेह हुआ पर वह चुप रही। मारी ने प्रोफेसर को घर के अंदर कभी सिगरेट पीते नहीं देखा था। वैसे जब भी वे वापस कार में बैठते सिगरेट जलाना नहीं भूलते। समय का पंछी इस डाल से उस डाल उड़ता रहा। प्रोफेसर की बेटी ट्वेल्थ कर कॉलेज में चली गई थी। रेखा की बेटी भी 11 में थी। वह अब बड़ी हो चुकी थी और मर्द के रिश्तों के विषय में पूरी तरह अनभिज्ञ नहीं थी। मम्मी कभी उसे सिखाती थी कि लड़कों से दूरी बनाकर रहना और ध्यान रहे भूले से भी उनसे शारीरिक स्पर्श न हो। हालांकि कभी उसने कुछ ऐसा वैसा देखा नहीं था, फिर भी उसने महसूस किया कि मम्मी और प्रोफेसर अब पहले की तरह नहीं रह गए हैं। उसे याद आया एक बार जब पीएचडी की डिग्री मिली तब रेखा ने प्रोफेसर के पांव छुए थे। तब प्रोफेसर ने उसे गले से लगाकर कहा था, अब तुम असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के योग्य नहीं हो, देखती रहना, जैसे ही कहीं वैकेंसी निकले अप्लाई कर देना। वैसे मैं भी देखता रहूँगा। राखी को यह कुछ अजीब लगा। उसके मन में प्रश्न उठता कि क्या यह सब सिर्फ गुरु शिष्य के रिश्ते के चलते हैं। पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा और वह चुप रही। मास और साल बीतते गए। प्रोफेसर की बेटी अब दिल्ली में जॉब कर रही थी। राखी को भी इंजीनियरिंग कॉलेज में ही कैंपस ऑफर मिल गया था। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद अमेरिका में रहने के लिए कंपनी ने राखी से ऑप्शन मांगी। राखी मम्मी को छोड़कर अमेरिका नहीं जाना चाहती थी। उसे कोलकाता की पोस्टिंग अच्छी लगी क्योंकि कोलकाता गुवाहाटी से फ्लाइट से 1 घंटे के अंदर पहुंच जा सकता था। उसने रेखा से सलाह लेकर ऐसा फैसला किया था। रेखा ने भी कहा था, अगर मेरे साथ नहीं रह कर भी कहीं आसपास के शहर में भी तू नौकरी करे तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। मुझे लगेगा कि मेरा संबल मेरे निकट है। राखी की कुछ ट्रेनिंग कोलकाता में होनी थी और बाकी 1 महीने की ट्रेनिंग बेंगलुरु में होनी थी। कोलकाता ट्रेनिंग के दौरान वह अक्सर वीकेंड में माँ के पास आ जाया करती। एक दिन सुबह अचानक राखी अपने घर आई। ताला बंद देखकर उसने पर्स से डुप्लीकेट चाबी से दरवाज़ा खोला और माँ से फ़ोन कर पूछा, मम्मी तुम कहाँ हो? तुम अचानक कैसे आ गई? तुम्हारे आने का कोई प्रोग्राम नहीं था। रेखा ने कहा, अपने घर आने के लिए मैं कभी भी फ्री हूँ ना मम्मी। हाँ बेटे, मैं ग्रोसरी के लिए निकल गई थी। आधा घंटे में आ जाऊंगी। महरी भी किसी समय आ सकती है। अच्छा ही है तुम घर पर हो। इसी समय प्रोफेसर की कार आकर घर के सामने रुकी। कार कॉलेज का ड्राइवर चलाकर आया था। उसने कहा, शर्मा जी का चश्मा कल रात यहाँ छूट गया था, उन्होंने मंगवाया है। एक पल के लिए राखी विचलित हुई, फिर कहा, रुको मैं देखती हूँ। राखी ने देखा कि प्रोफेसर का चश्मा बेड की बगल में साइड टेबल पर पड़ा था और पास रखे एशट्रे में सिगरेट का टुकड़ा भी था। उसे मन में कुछ घिन सा आया। खैर वह चश्मा लेकर ड्राइवर को देने जैसे निकली वैसे ही महरी ने प्रवेश किया। उसने पूछा, बेबी आप अचानक? दीदी ने तो बताया था आज आपके आने का प्रोग्राम नहीं था, वरना मैं आपकी पसंद का खाना बनाने की तैयारी पहले से करके रखती। खाना कुछ भी खा लूँगी, बोलकर वह ड्राइवर को चश्मा देने गई और लौटते समय बोली, प्रोफेसर अंकल का चश्मा छूट गया था।
राखी ने महसूस किया कि माही के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान पसर गई थी। वह अंदर अंदर घुटकर रह गई। कुछ देर में रेखा लौटकर आई। तब उसने माही से बेटी की पसंद का खाना बनाने के लिए कहा। राखी ने जवाब दिया, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जल्दी से जो भी बन जाए खा लूँगी। क्यों, किस बात की जल्दी है? अभी अभी तो आई हो। माँ ने कहा, नो मम्मी, मुझे गुवाहाटी से 5 बजे शाम की फ़्लाइट पकड़नी है। क्यों? कंपनी ने कहा है कि बेंगलुरु से सीधे मुझे अमेरिका जाना होगा। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। छोड़ दे ऐसी नौकरी दूसरी मिल जाएगी, पर शायद मुझे अमेरिका जाने का चांस इतनी जल्दी नहीं मिले। मुझे भी अपने तरीके से जीने का हक है। लंच के बाद राखी टैक्सी से गुवाहाटी के लिए रवाना हो गई। रेखा टैक्सी से निकलते हुए धुएं की लकीर को देखती रह गई।